अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी खबरें आ रही है कि इटली में कई सारी मौतें हुई है, यूएस में कई सारी मौतें हुई है और इसी वजह से पूरी दुनिया भर में एक डर का माहौल है। तो ये तो सच्ची बात है कि वहाँ पे मौत हो रही है, तो उसका क्या कारण बताएं क्या? ये आपने बहुत अच्छी बात कही है और मुझे लगता है कि ये बात आपको सब लोगों को पता चलनी ज़रूरी है। अभी क्या हुआ कि इटली में इस तरह की मौतें होना इतनी या यूएसए में, ये नई बात नहीं है। अच्छा। ये आपको अभी पता चला है, ठीक है। मुझे भी अभी पता चला था इतनी, जब मैंने स्टडी किया तब मुझे पता चला कि पिछले साल यानी जो इटली में हर साल करीबन 25,000 से लेके 34,000 लोग फ्लू से मरते हैं। अच्छा। हर साल, हर विंटर की बात करो। अच्छा, ठीक है। और यूएसए में पिछले साल 81,000 समथिंग लोग विंटर में फ्लू से डेथ हुई है उनकी। अच्छा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में बहुत सारे कारण है, एक फ्लू है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो इस साल की बात बताता हूँ, इस साल अभी इटली में फ्लू की डेथ नहीं है। अच्छा। 218 है सिर्फ। 218। हाँ। अब मुझे ये पूछना है कि पिछले साल अगर 34,000 थी तो इस साल वो डेथ कहाँ गई? अच्छा। वो वायरस खत्म हो गया क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। सिर्फ हमने उसकी टेस्ट नहीं की। अभी हमने कोरोना टेस्ट करना शुरू कर लिया और इंडिया में भी हम वही कर रहे हैं। जैसे जहाँ जहाँ मैंने पूछा, जहाँ जहाँ वायरल सेंटर्स है, मैंने हर किसी को पूछा है कि आप कौन से वायरस की टेस्ट कर रहे हो? एक ही वायरस? तो बोले हाँ, एक ही वायरस की टेस्ट कर रहे हैं। यानी इस साल अगर कोरोना नहीं होता तो इटली, यूएसए में या अपने यहाँ मौतें नहीं होती क्या? होती थी, होना ही था। क्योंकि उनकी जिनकी इम्यूनिटी, जिनका ये है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है और हर साल का जो डेथ रेट है वो इस साल भी आएगा, थोड़ा फ्लक्चुएशन आ सकता है बस। तो अभी हम लोग स्वाइन फ्लू टेस्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हो रहा कि मुझे पहले लगा कि स्वाइन फ्लू डेथ है क्यों नहीं। तो ये मुझे इटली का उदाहरण देके बताना चाहता हूँ कि इटली में अभी जो कुछ भी डेथ 34 है वो अभी कोरोना की डेथ, क्योंकि हमने कोरोना टेस्ट किया। सपोज इस साल कोरोना नहीं होता तो वो डेथ जो आज हुई है वो हम स्वाइन फ्लू के नाम से बोलते हैं। सिर्फ वायरस बदल रहा है, जो एक्चुअल मौतें है उसका जो कारण है, जो रेस्पिरेटरी जो डिसीज बोलते हैं, वो है ही। अगर हम जैसा 2008-9 की बात करते हैं तो मैंने यूएसए का डेटा निकाला है। तो मैंने देखा कि वह जो भी पुराने रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है उससे यूएसए में ये इन्फ्लुएंजा आने के पहले कितनी डेथ हुई थी, 2009 का इन्फ्लुएंजा आने के बाद पहले और आने के बाद वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का टोटल जो आंकड़ा है डेथ का, उसमें कुछ बदलाव आया क्या? अच्छा। तो आंकड़ा पूरा के पूरा उतना ही है। अच्छा। आंकड़े अभी जैसा उसमें कैसा है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से अगर यूएसए में उस वक्त 1 लाख अगर डेथ हुई होगी 2008 में, तो और उसमें से करीबन 40 या 50,000 डेथ स्वाइन फ्लू से, सॉरी उसके पहले कोई फ्लू आता था जो उसको भी हम फ्लू ही बोलते थे 2008 के पहले, उससे हुई होगी, फ्लू वायरस से। तो 1 लाख में से कुछ डेथ है, 25,000 पकड़ लो आप, फ्लू वायरस आपने आइडेंटिफाई किया। फिर 2009 में इन्फ्लुएंजा आया तो 1 लाख मौतें तो है ही रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, उसमें से 25,000 आपकी पुराने फ्लू वायरस की है, ये 12,000 आपने उसमें नया वायरस आइडेंटिफाई करके वो दिया, लेकिन रिमेनिंग टोटल मिला के 1 लाख का आंकड़ा हो रहा है। अच्छा। तो आपको क्या करना है कि हमें इसकी ग्रेविटी समझने के लिए ओवरऑल पूरे कम्युनिकेबल डिसीज की डेथ कितनी हो रही है इंडिया में, पूरे नेचुरल डेथ्स की डेथ कितनी हो रही है, नैसर्गिक मृत्यु कितने हो रहे हैं, और ये वायरस आने के बाद वो जो पूरा डेथ का आंकड़ा है, नेचुरल नैसर्गिक डेथ और कम्युनिकेबल डिसीज का डेथ और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का डेथ, इस आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है या वो मोटा आंकड़ा उतना ही रह रहा है। ये अगर हम समझ पाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हर किसी वायरस की ग्रेविटी कितनी होती है। अच्छा। यानी खुली तौर पर ये हम लोग बोल सकते हैं कि इससे भी इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना दहशत में आने की ज़रूरत नहीं है। जितना बड़ा उसे राक्षस रूपी बताया गया है मीडिया में, उतना उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी कहा कि 6.5 लाख फ्लू से हो रही है, 6.5 लाख इससे अभी डेथ भी नहीं हुई है कोरोना से। ठीक है। हाँ, इस साल फ्लू की डेथ नहीं रहेंगी जितना बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम कंट्री में अभी कोरोना डेथ, क्योंकि आइडेंटिफाई जब करेंगे हम लोग तो कोरोना के लिए करेंगे, बाकी के लिए नहीं करेंगे, इसलिए बाकी के आंकड़े कम, इसके ज्यादा। लेकिन ओवरऑल जो आंकड़े हैं वो जैसे कि वैसे ही रहेंगे। बहुत का आंकड़ा है वो, उसमें बहुत ज्यादा कोई बदलाव तो होगा नहीं।
लेकिन लॉकडाउन की वजह से और इस सोशल मीडिया की वजह से शायद लोगों के मन में डर का माहौल ज़्यादा रहेगा इस बार, या है ऑलरेडी है? बेसिकली पहले डर का माहौल तो हुआ था, जो न्यूज़ आ रही थी अदर कंट्री से। हाँ। उसके बाद लॉकडाउन करने की वजह से और डर और बढ़ हाँ, गया। यानी पब्लिक को पता चला कि ये तो सचमुच कोई डरावनी चीज़ है, एकदम ही डरा, यानी एकदम यानी कोरोना हो गया कि मरना है, यही भावना सबके मन में थी। ठीक है, तो ये जो गलत, ये मैसेज गलत गया हुआ है। ये पहले भी क्या होता था कि अगर हम प्रॉपर डेटा, पिछले साल का हमारा डेथ का डेटा और पिछले साल का यूएसए का डेटा डेथ का, इटली का डेथ का डेटा और 2008-9 का डेटा अगर हम सब प्रॉपर पब्लिक डोमेन में डालते एक ऑफिशियल एजेंसी के थ्रू, तो शायद इतना डर का माहौल नहीं फैलता। यानी कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है हमारे देश में। प्रॉपर जानकारी बहुत है। या जन जागृति का अभाव जानकारी बहुत है, है, लेकिन प्रॉपर जानकारी नहीं। सही जानकारी का, या हम लोग जिसे अधिकृत जानकारी कहते हैं, इसका अभाव है कहीं तो भी। इसीलिए हमारे देश में गलत चीजें जो है, अफवाहें जो है वो ज्यादा फैलती है और उससे नुकसान होता है। लेकिन अभी आपको बता देता हूँ, लॉकडाउन की बात ही निकली है तो अब मुझे बताइए, न्यूयॉर्क में 23 मार्च को लॉकडाउन शुरू किया। उसी मार्च के दौरान बेसिकली लॉकडाउन शुरू किया, तब केसेस कमी थी। उसके बाद एक्टिव केसेस जो थी वो 1.5 लाख हुई मई के 2 तारीख तक। ठीक है, लॉकडाउन होने के बाद भी अगर लॉकडाउन का इफेक्ट इतना अच्छा है तो केसेस बढ़नी नहीं चाहिए थी, पहली बात थी। ठीक है, और जब एंटीबॉडी सर्वे उन्होंने किया, जिसके रिजल्ट उन्होंने 2 मई को डिक्लेयर किए, पहला एंटीबॉडी, उसमें उन्होंने बोल दिया कि 19.9% पॉपुलेशन ऑफ न्यूयॉर्क सिटी इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड। इसका मतलब क्या है? ये इतने इन्फेक्शन आए कहाँ से? हमने तो पूरा कंट्री को लॉकडाउन करके रखा है, तो इतने इन्फेक्शन आए कहाँ से? इसके ऊपर सवाल पैदा होता है। तो ये आइडियली हम लोग ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन होने की वजह से हमारे पास इन्फेक्शन नहीं होने चाहिए, आइडियली नहीं होने चाहिए। तो इसको फिर मैंने फिर इसको स्टडी किया कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो टॉम जेफरसन करके एक काफी फेमस साइंटिस्ट है, एपिडेमियोलॉजिस्ट, जिसको हम ये बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट यानी वायरल की, पैंडेमिक की जानकारी रखने वाले। उनका ऐसा बोलना है कि आपको कोई भी पैंडेमिक के वक्त पहली केस पता होती है, 0 केस पता नहीं होती है। Exactly. वो जब पहली केस पता चलती है, उसके पहले ही हजारों केसेस ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुकी होती है, क्योंकि वो असिम्प्टोमेटिक रहती है। जैसे ये जो पहली केस हमको पता चली, इसको भी 10 बार वो हॉस्पिटल में आई, उसको डायग्नोसिस होने के लिए कम से कम 10-12 दिन लग गए। यानी 10-12 दिन तक वो केस वापस घर गई है, वापस आई है चाइना में, जो वुहान में हमको पता चला। तो ये ऐसे ही उस वक्त भी हुआ था स्वाइन फ्लू के वक्त। तो इस केस ने कितने केसेस को इन्फेक्ट करके या असिम्प्टोमेटिक केसेस होके वो हर जगह फैल चुके थे ऑलरेडी, यानी आपको 0 केस पता नहीं होती, ओनली फर्स्ट केस। तो आपको पता चलने के पहले, उनका ऐसा बोलना है कि आपको पता चलने के पहले ही वायरस हर जगह फैल चुका होता है। इसलिए उनका पहला, मैंने जब पहले पढ़ा था तो उनका पहला क्वेश्चन था, उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था लॉकडाउन को। उन्होंने कहा कि देन व्हाट द हेल वी आर लॉकिंग डाउन। उनका वो क्वेश्चन था, यानी हम लॉकडाउन किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि पैंडेमिक में आपको पता चलने के पहले केसेस सब तरफ फैल चुकी होती है। तो अच्छा, ये लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा फायदा तो दिख नहीं रहा है, तो इसके नुकसान भी हैं कुछ? ऐसा बोलते हैं कि रोग से इलाज भयंकर नहीं होना चाहिए। हाँ सही बात। रोग से अगर इलाज भयंकर रहा तो तकलीफें सबको होती है। अभी हमें पता ही है लॉकडाउन से, अभी मैंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा, उसमें उन्होंने लिखा है कि वह हमने वायरस का कर्व तो फ्लैटन नहीं किया, वायरस का कर्व तो फ्लैटन नहीं किया, हमने रॉन्ग कर्व फ्लैटन किया है, वो इकोनॉमिक लॉकडाउन से। और अगर ये एंटीबॉडी सर्वे अगर हमारे देश में होता है तो हमें पता ही चल जाएगा सच्चाई क्या है। ठीक है, और जैसे अभी मुझे पता है कि न्यूयॉर्क सर के शहर में अगर इतने लोगों को लागत हो चुकी है, और हर कोई कंट्री जो एंटीबॉडी सर्वे करेगा उसमें ये सब इतने केसेस को लागत आनी है। तो न्यूयॉर्क का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, दैट इज द बेस लाइन, 19.9% पॉपुलेशन ऑफ अ बिग सिटी इज नॉट अ जोक। ठीक है, कर्व वी हैव फ्लैटन द कर्व बट नॉट दैट ऑफ इन्फेक्शन बट दैट ऑफ इकोनॉमी का कर्व। अब इससे तकलीफें एक्चुअली मैं खुद काफ़ी केसेस देखता हूँ, तो बहुत से लोगों की नौकरियां गई है तो पता ही है, और उसमें से सुसाइड भी बहुत हो चुके हैं। अच्छा। ऑलरेडी हमारे देश में 2.5 लाख लोग, 2 से 2.5 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं। अच्छा। उसमें यंग जनरेशन का प्रमाण भी है।
स्टूडेंट का प्रमाण भी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली अभी नौकरी जाने के बाद सुसाइड रेट बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। इसलिए हमें इन चीज़ों पे भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। है ना, ऐसा ना हो कि हमने 1000 लोगों को बचाने के लिए 1 लाख लोगों को मरवा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट प्रॉपरली सोचेंगी और जल्दी से जल्दी सब चीज़ें क्या बोलते हैं हम लोग उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे। देखा दोस्तों, बहुत ही अच्छी और दिलचस्प जानकारी हमें मिल रही है डॉक्टर इंद्रजीत खांडेकर से। अगला सवाल मैं आप लोगों की ओर से सर को पूछता हूँ। सर ये बताइए कि इसके वैक्सीन का इंतज़ार, कोरोना या कोविड-19 के वैक्सीन का इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही है, दुनिया में हर कोई कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे, ये कब तक वैक्सीन बनेगा और क्या सही में वो कारगर रहेगा या उसका हर किसी ने उपयोग करना चाहिए? इसके लिए मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। अच्छा। जैसे 2009 में जब इन्फ्लुएंजा आया था, तब भी जो लोगों को इसके बारे में जानकारी थी, मैक्सिमम लोग यानी बड़े बड़े जो शहर थे, यूएसए के वगैरह, ये सब वैक्सीन की राह ही देख रहे थे। हाँ। इसलिए तभी बहुत सारी कंपनीज उसी का संशोधन कर रही थी या लग चुके थे, रेस में थे, कौन पहले करता है, कौन पहले करता है। ठीक है, जो पहले करेगा उसको ज़्यादा फायदा होगा, पेटेंट लेगा। तो ये सब चलते चलते क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ वैज्ञानिक हैं, मैंने हम लोग उनको बहुत मानना चाहिए हम लोगों ने, कि इतना सब होने के बाद भी तो उन्होंने ऐसा एलिगेशन लगाया WHO के अगेंस्ट कि WHO ने फार्मा कंपनी के प्रेशर में आके, अच्छा ठीक है, फार्मा कंपनी के प्रेशर में आके जो वैक्सीन प्रॉपरली टेस्ट भी नहीं हुई थी, उसके इफेक्ट कितने आने वाले हैं ये भी प्रॉपरली टेस्ट नहीं हुआ था, ये सब न देखते हुए आनंद फानंद में इन सब वैक्सीन को रिकमेंडेशन मान्यता देती थी। अब ये एलिगेशन बड़ा था क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाला था। इसलिए फिर यूरोपियन पार्लियामेंट ने इसके ऊपर बहुत बड़ी इंक्वायरी शुरू की थी। अच्छा। उनका रिपोर्ट वगैरह सब मेरे पास है, अपन चाहे तो आप अपना जो वीडियो ये है मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। जरूर। ठीक है, उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ, वो बातों से आपको समझ में आएगा। उस रिपोर्ट में ऐसा लिखा है कि WHO ने फार्मा कंपनी को फायदा हो इसलिए पब्लिक में डर निर्माण पैदा किया जाए, इसलिए कुछ तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पब्लिक के सामने लाया गया, जिससे पब्लिक को बहुत डर हो दिया गया। उस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि वह ये जो पैंडेमिक एक्चुअल नहीं था, ये मीडिया पैंडेमिक करके नाम दिया गया था उसमें। और जो वैक्सीन के बारे में उन्होंने जो लिखा है रिपोर्ट में, उसमें जो तज्ञ की रिपोर्ट थी उसमें लिखा हुआ है उस रिपोर्ट में कि 100 लोगों में से जिन लोगों ने वैक्सीन ली है वो दो लोगों को स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स नहीं आ रहे। अच्छा। 100 में से 2, और जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है उसको 100 में से 1 लोग को नहीं आ रहा है। इसके ऊपर से आपको यूटिलिटी समझ में आ जाती है। इतना होने के बाद क्या हुआ कि तब जो गवर्नमेंट ने उनके पास वैक्सीन का जो खरीद के रखा था, लोगों ने लेने से मना कर दिया था। अच्छा। ये भी एक चीज है। अब उसके बाद बहुत सारे संशोधन हुए वैक्सीन के ऊपर। हम टीबी के बारे में अभी बात कर चुके हैं कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, अभी इतने सारे लोग वैक्सीन लेने के बाद भी, ड्रग लेने के बाद भी मरते हैं, इसका मतलब थोड़ा डाउट तो पैदा हो जाता है। ठीक है, तो वैक्सीन इफेक्टिविटी जितना पब्लिक को ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मास्त्र है, वैसा नहीं है। ब्रह्मास्त्र करके आप उसको मत लो। एक सपोर्टिव इसके लिए आप लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के हिसाब से हम ले सकते हैं, वो बात अलग है। अब बाद में स्वाइन फ्लू के ऊपर जो स्टडी हुई वैक्सीन के ऊपर, उससे पता चला कि H1N1 के ऊपर जो वैक्सीन बना था वो वैक्सीन की इफेक्टिविटी 29% ओनली। अच्छा। ठीक है, और जो दूसरा एक वायरस था H5 ऐसा एक H5N3 करके, उसकी इफेक्टिविटी सिर्फ 9%। अच्छा। ठीक है, ये आंकड़ेवारी आपके जो CDC करके सेंटर फॉर डिसीज एंड ये इन्फेक्शन यूएसए की, उस पर आंकड़ेवारी आपको मिल जाएगी, उसकी लिंक हम इस पे दे देंगे सभी की। तो ये इफेक्टिविटी उन वैक्सीन की है। और अभी तो ये पता चला, पहले जब आया था पैंडेमिक तब तो ऐसा बताया गया था पब्लिक को कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उस वक्त 2009 वाला, ये सुपर एंटीबॉडीज तैयार करता है
इसका मतलब क्या है, सुपर एंटीबॉडीज यानी वो आपने एक बार उसका वैक्सीन बना लिया तो आपको कभी भी इन्फ्लुएंजा होगा नहीं, यानी ये न्यूज भी है, सुपर एंटीबॉडीज, ठीक है, इस तरह का उसका प्रमोशन किया गया था, ठीक है, मैंने सब पढ़ा हो, तो सुपर एंटीबॉडीज का। लेकिन बाद में पता चला कि जो भी वैक्सीन अभी तैयार हो रहे हैं इसके लिए, उसका इफेक्टिविटी ओनली 90 डेज है। अब मुझे बताओ आप कितने बार वैक्सीन लो? हर 3 महीनों में लेना पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब, और अभी और एक जो स्टडीज है वैक्सीन के ऊपर, कि जो लोग बार बार वैक्सीन लेते हैं एक ही वायरस के लिए, जो बार बार वैक्सीन लेते हैं, यानी आज अगर वैक्सीन लिया उसने और हर वक्त वैक्सीन लेते रहेगा, तो आज जो उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है एंटीबॉडी, वो रिपीट लेने के बाद, 4-5 लेने के बाद वो बहुत कम हो जाती है। ये भी बहुत समझने वाली बात है। तो मेरी, इसलिए मैंने गवर्नमेंट को लेटर लिखा है इसके बारे में, बहुत बड़ा 51 पेज का लेटर लिखा है अपने भारत सरकार को, और उनको पूछा भी है कि ये जो इंक्वायरी तब हुई थी, ऐसी इंक्वायरी हम लोगों ने भी करनी चाहिए। बिल्कुल डाउट है, क्योंकि इतनी बड़ी इंक्वायरी यूरोपियन पार्लियामेंट करती है, तो करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। इंक्वायरी हो और वैक्सीन की इफेक्टिविटी और रिपीटेड वैक्सीनेशन से हमारा इम्यूनिटी कमजोर होता है क्या, एंटीबॉडी भी टाइटर कम होते हैं क्या, इसके ऊपर भी प्रॉपरली संशोधन होके ये जानकारी पब्लिक को दी जाए, ऑफिशियल सोर्स से दी जाए प्रॉपरली, तो फिर हमें पता चलेगा कि हम लोग किस तरह का डिसीजन ले। ऐसा ना हो जैसा उन लोगों को हुआ। और इसमें ये भी है, उस इंक्वायरी रिपोर्ट में ये वाक्य भी नमूद है कि प्रॉपरली टेस्ट किए हुए वैक्सीन देने की वजह से, प्रॉपरली टेस्ट न किए हुए वैक्सीन देने की वजह से उनके पब्लिक को बहुत भयंकर परिणाम उसके भोगने पड़े हैं। ये पूरा उनके रिपोर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी जो भी बात मैंने कही है पूरी रिपोर्ट की है, इसमें मेरा उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे गवर्नमेंट ने, मैं पब्लिक से भी दरख्वास्त करता हूँ कि पब्लिक ने सचमुच गवर्नमेंट को लेटर लिखनी चाहिए, उनके हमारे पोर्टल है प्राइम मिनिस्टर साहब का, उसके ऊपर भी डालना चाहिए कि भाई ये जो इंक्वायरी होती है ये प्रॉपरली होनी ही चाहिए, अदरवाइज पब्लिक सफ़र ना हो हमारे देश की। सही बात। मैं ये करने के लिए मैंने वो लिखा था, ठीक है। हमें अगर वैक्सीन इफेक्टिव है, अगर गवर्नमेंट बोलते है कि नहीं काफ़ी इफेक्टिव है, ये सब करके पूरा कितने दिन का इफेक्टिविटी रहने वाला है, नहीं तो अगर आप बोलोगे कि नहीं 90 डेज की इफेक्टिविटी है, तो बाद में हम क्या करेंगे। सही बात। तो ये सब चीज़ें जो है सोचने वाली बातें हैं, और इन सब की अगर सोच के अगर कोई प्रॉपरली हम डिसीजन लेते हैं तो फायदेमंद होगा। अगर हम इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं तो क्या होगा पता नहीं। तो बहुत ही हैरत अंगेज़ और चौंकाने वाली जानकारी हमें डॉक्टर इंद्रजीत खांडेकर सर ने इस कार्यक्रम में दी। जाते जाते आप लोगों की ओर से सर से एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। सर, आप लेखक है, वक्ता है, आप अभ्यासक है, आप अलग अलग चीज़ों में पढ़ाई और जो वास्तविक विश्लेषण है वो इकट्ठा करना जानते हैं, आपकी वैसे आदत रही है। जाते जाते आखिरी सवाल या आखिरी एक रिक्वेस्ट आपसे, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें आप एक एक्सपर्ट के नाते, एक डॉक्टर के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि हम सब लोग सेफ रहे, तो लेकिन डर के नहीं, सेफ रहना है पूरा खुला अच्छे से। तो मेरा सबको ये कहना है कि जिस तरह हम हर साल 28 लाख मौत करने वाले विषाणु और जीवाणुओं के साथ जी रहे हैं, और वो भी न डर के जी रहे हैं, उसी तरह मुझे लगता है कि हम लोगों ने कोरोना के साथ भी जीना चाहिए। क्योंकि हम जितना डरेंगे उतनी हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और एक बात आप ये भी समझ लीजिए, है ना, हमको लगता है कि मुझे ये वायरस नहीं होगा, ऐसा नहीं, ये गलतफहमी में हमें रहना नहीं है। वायरस मैक्सिमम लोगों को होने वाला है, और तज्ञ लोगों ने बोल दिया है कि 60 to 80, कुछ तो 90% भी बोल चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो पुराना जो पैंडेमिक आया था 2009 का, तो उसमें 30%, 20 to 30% पॉपुलेशन को फर्स्ट ईयर में संक्रमित हो जाते हैं। तो ये समझिए कि हमें हो सकता है, नो प्रॉब्लम, अगर होता भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके हमारे ऊपर गंभीर परिणाम ना हो, इसलिए हमें हमारी इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए प्रयास करते हैं। और एक बात बताना चाहूँगा कि यह हमें समझना पड़ेगा कि
लॉकडाउन हम करते हैं या नहीं करते हैं, यानी अगर आप स्टडी करते हो जिन कंट्री ने लॉकडाउन किया नहीं किया, एंटीबॉडी सर्वे की बात पता चलेगा, लेकिन आपको करते हैं नहीं करते हैं, आप मास्क यूज करते हो नहीं करते हो, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करते हो नहीं करते हो, क्योंकि ये सभी तरीके पीपीई का यूज करते हो नहीं करते हो, ये सभी गाइडलाइंस हर वक्त पैंडेमिक में हमें दी जाती है। और एक बात कहना चाहूँगा, जैसे अपने इंडिया में जो हेल्थ सेक्टर है अभी वो सिर्फ 30% गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर है और 70% प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है, और ये खुशी की बात नहीं है, ये दुख की बात है। और जो हमारे गवर्नमेंट का हेल्थ सेक्टर है या हमारा स्कूल सेक्टर भी है, उनकी क्वालिटी हम सभी लोग जानते हैं कि इतनी अच्छी नहीं है, उसमें काफ़ी सुधार होना ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जब हमारे देश में हर रुग्ण के पैर हमारे सरकारी अस्पतालों की तरफ बढ़ेंगे, यानी उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी, हमारे सरकारी अस्पतालों की तरफ बढ़ेंगे, और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके पैर स्कूल के लिए सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ेंगे, यानी हमें बोलने को ये लगेगा, गर्व महसूस होगा कि नहीं हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में हैं, हमारे बच्चे हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं। उस दिन मैं समझूंगा कि हमारे देश की प्रगति हो चुकी है या हो रही है। सिर्फ बिल्डिंगां खड़ी करने से या हमने कितने भी रोड बांध लिए उसको हम प्रगति नहीं बोल सकते। एक्चुअल प्रगति है हमारी सरकारी यंत्रणा बड़ी होना, हमारी जो सेवाएं है, हमारी सेवाएं है, जो सरकारी सेवाएं है वो काफी स्ट्रांग होना, इसे हम बोल सकते हैं कि ये उसका जो दर्जा है वो हमें सुधारना पड़ेगा, और वो अगर सुधरता है तो ये हम बोल सकते हैं कि हमारा देश सचमुच प्रगति कर रहा है। तो देखिए, बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक संदेश सर ने दिया कि हमें एक ऐसा देश बनाना चाहिए कि जहाँ पर हर मरीज़ अपना इलाज करवाने के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर विश्वास करे या सरकारी स्कूलों पर विश्वास करे अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, तभी हम कह पाएंगे, अभिमान से कह पाएंगे कि हमारा देश प्रगति कर रहा है। सर, आपने इस कार्यक्रम में वक्त निकाला और काफ़ी अच्छी जानकारी दी। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो भी जानकारी सर ने दी उसके सारे लिंक्स, सारे रेफरेंसेस हम लोग इसके अंत में लिंक्स के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आपको ये कार्यक्रम ज़रूर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक करें। अगली बार और किसी विषय को लेकर सर आपसे ज़रूर जानकारी लेंगे हम लोग। फिलहाल श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।